गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में अपन ने सीखा था संपत्ति उधार कैसे खरीदते हैं और नकद कैसे खरीदते हैं। आज अपन सीख रहे हैं ह्रास क्या होता है। ह्रास का मतलब होता है संपत्ति के मूल्य में कमी, समय व्यतीत होने के कारण या निरंतर उपयोग करने के कारण, अप्रचलित होने के कारण, और भी अन्य कई कारण होते हैं जिनके कारण संपत्ति के मूल्य में धीरे धीरे स्थायी रूप से कमी हो जाती है। संपत्ति के मूल्य में धीरे धीरे स्थायी रूप से जो कमी होती है उसको हम ह्रास या इंग्लिश में डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो आज हम कुछ चीज़ों को समझेंगे, जैसे ह्रास लगाते क्यों हैं, इसके लाभ किसको होते हैं, इसको नहीं लगाएंगे तो क्या होगा और लगाएंगे तो क्या होगा। तो एक चीज़ आप कहिए, इसके लाभ किसको होता है। तो इसका आंसर है कि जो ह्रास होता है इसका सबसे बड़ा लाभ व्यापारिक होता है, क्योंकि ह्रास लगाया जाता है संपत्ति की पुनर्स्थापना के लिए। मतलब जब कोई संपत्ति खराब हो जाती है तो उस संपत्ति के बदले नई संपत्ति खरीदने में कोई परेशानी ना आए, इस उद्देश्य से ह्रास लगाते हैं। ह्रास की राशि प्रति वर्ष आप अलग डेप्रिसिएशन अकाउंट में जमा करते रहते हैं, ह्रास के नाम से आप जमा करते रहते हैं अपने पास। और जब कोई संपत्ति आपकी खराब हो जाती है तो उसके स्थान पर आप उस ह्रास की जो राशि जो आपने जमा की थी उससे आप नई संपत्ति परचेज कर लेते हैं। तो ह्रास लगाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है संपत्ति की पुनर्स्थापना के लिए। दूसरी बात यह है कि ह्रास को आयकर विभाग द्वारा मान्यता दी गई है कि आप ह्रास अगर लगाते हैं तो ह्रास की जो राशि है उसको माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है, शुद्ध लाभ बचता है, उस पर टैक्स की गणना होती है। तो ह्रास जो है वो टैक्स फ्री रहता है। आप ह्रास जो भी आपकी संपत्तियां आप यूज़ कर रहे हैं उन पर जो ह्रास आप लगाते हैं उसको माइनस करने के बाद ही टैक्स लगता है। अगर आप ह्रास की एंट्री नहीं करते हैं तो इससे आपके दो नुकसान होंगे। पहला लॉस आपका ये होगा कि आप जब भी कोई संपत्ति नई खरीदेंगी उस समय आपको परेशानी आएगी, एक साथ आपको अमाउंट एकत्रित करना होगा। दूसरी आपको प्रॉब्लम उस समय आएगी जब आप कोई भी जैसे अब ह्रास की इसकी आप टैक्स की जब गणना करेंगे तो उस समय प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई देगा और उस पर टैक्स भी ज़्यादा ही लगेगा। और अगर ह्रास आपने लगा दिया होता तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम दिख रहा होता, उस हिसाब से आपका टैक्स लग जाता है। तो ह्रास लगाना सभी व्यापारियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब ह्रास की गणना कैसे करेंगे, किस संपत्ति पर ह्रास कितना लगाया जाए, ह्रास की दर का पता कहाँ से करेंगे, किस दर से ह्रास लगाया जाना चाहिए, ये अपन समझ लेते हैं। एक सिंपल हम आपको फॉर्मूले के द्वारा यहाँ पर समझाएंगे कि ह्रास की दर का पता कैसे करें, कि किस संपत्ति पर कितना ह्रास लगाना उचित होगा। अभी हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक्सेल ओपन किया हुआ है और यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जब आप कहीं मार्केट जाते हैं, कोई संपत्ति आप खरीदने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर आप संपत्ति की लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं। जितने की आपने संपत्ति ली और उसे स्थापित करने तक जो व्यय हुआ है वो लागत मूल्य कहलाता है। एक होता है मूल्य मतलब प्राइस, एक होता है लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस। इन दोनों में अंतर क्या है। प्राइस मतलब होता है जब आप किसी दुकान पर जाते हैं कोई संपत्ति खरीदने के लिए तो वहां पर जो मूल्य आपको बताया गया है वो मूल्य उस संपत्ति का होता है, अर्थात उसकी प्राइस होती है। अब लागत क्या होता है, आप उस संपत्ति को अपने व्यापार में स्थापित करने तक जो खर्च करेंगे वो उसका लागत का व्यय होता है। अब संपत्ति का माना कि कोई मूल्य है, अपन ऐसा मान लेते हैं कि संपत्ति का मूल्य किसी का 25,000 रुपये है। कोई मशीन आपने ली 25,000 रुपये की, उसको आपके व्यापार तक लाने में भाड़ा और फिटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो माना कि 500 रुपये हो गए हैं या 1,000 रुपये हो गए हैं। तो 25,000 में आप जो एक्सपेंसेस जोड़ देंगे, वो जोड़ने के बाद जो आपका मूल्य आएगा, जैसे 26,000 यहाँ पर आ गया है, तो ये 26,000 रुपये जो है ये लागत मूल्य कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। मतलब लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, संपत्ति के मूल्य में हम उसको अपने बिजनेस तक, अपने स्कूल तक, अपने कॉलेज तक
जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, अपन चूंकि अभी नॉन बिजनेस टैली में काम करना सीख रहे हैं, तो अपन स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ तक आपने उस मशीन को, उस संपत्ति को फिट करने में जो खर्च हुए हैं वो सब आप उसमें प्लस कर देते हैं। वो सब प्लस करने के बाद जो मूल्य आता है वो लागत मूल्य कहलाता है। अब ये मूल्य आप पता लग जाएगा, क्योंकि जब आप संपत्ति परचेज करेंगे तो और उसका फिटिंग जो चार्ज है वो आप, जैसे एसी आपने परचेज किया, अगर उसका फिटिंग चार्ज अलग से लगा रहे हैं तो वो आप उसमें देख लेंगे। माना कि एसी का चार्ज आपको बता दिया कि 30,000 रुपये का है, फिर आपने पूछा कि खर्च क्या आएगा फिटिंग में, तो जैसे माना कि फिटिंग चार्ज का 1,000 रुपये लग गया है या 2,000 लग गया है, तो इस तरह से आपका ये लागत मूल्य बाद में जुड़कर आ जाएगा। अब ये अपन ऐसा मान ले 25,000 का अपन ने कोई चीज़ ली है और उसमें 1,000 खर्च हो गया है, तो 26,000 का आपका ये लागत मूल्य आ गया है। अब अगली चीज़ होती है गारंटी वारंटी, जिसे बोलते हैं अनुमानित जीवन काल। अनुमानित जीवन काल का मतलब होता है उस संपत्ति की वारंटी या गारंटी क्या है। तो अपन यहाँ पर गारंटी या वारंटी देख लेते हैं। माना कि ये जो संपत्ति हम परचेस कर रहे हैं, इसकी गारंटी या वारंटी जो है वो 5 वर्ष की है, तो यहाँ अपन गारंटी वारंटी को लिख लेते हैं, जो भी है वो अपन ने यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद अगली चीज़ है कि जैसे ये संपत्ति खराब हो जाएगी 5 वर्ष बाद, तो खराब होने के बाद इसके अवशेषों की बिक्री से, मतलब खराब होने के बाद जब हम इसे बेचेंगे तो कम से कम हमें कितना मूल्य प्राप्त हो सकता है, ये अपन यहाँ पर रिड्यूस प्राइस लिख लेते हैं। ये कितना मूल्य हमें इसके संपत्ति खराब होने के बाद मिलेगा। माना कि ये संपत्ति खराब हो जाएगी, तो ये संपत्ति दुकान वालों ने कहा कि हम 4,000 रुपये में इसको काट लेंगे। जब 4,000 रुपये में वो इसको ले लेंगे, तो हमें 5 वर्षों बाद नई संपत्ति खरीदने के लिए कितने रुपयों की व्यवस्था करना होगी, वो अपन यहाँ पर लिखेंगे। ये कहलाता है टोटल डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें जितने रुपयों की आवश्यकता होगी एक नई संपत्ति खरीदने के लिए, वही आपका ह्रास कहलाता है। तो यहाँ अपन टोटल डेप्रिसिएशन कैसे लिखेंगे ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप बराबर लगाते हैं, बराबर लगाने के बाद जो आपकी कॉस्ट प्राइस है उस पर क्लिक करते हैं और माइनस कर देते हैं अवशिष्ट मूल्य और एंटर प्रेस कर देते हैं। आप यहाँ पर रेसिडुअल वैल्यू के लिए रेसिडुअल प्राइस या यहाँ पर भी लिख सकते हैं, रेसिडुअल वैल्यू या रेसिडुअल प्राइस, तो आप जो अच्छा लगे वो आप लिख लेना। ये अवशिष्ट मूल्य मतलब होता है ऐसा मूल्य जो संपत्ति की गारंटी वारंटी खत्म हो जाती है, फिर वो संपत्ति खराब हो जाती है, हम उसको बेचते हैं, तो हमें उसको बेचने से जो मूल्य प्राप्त होता है वो रेसिडुअल वैल्यू कहलाती है। अब 22,000 रुपये ह्रास के रूप में राशि निकल कर आ रही है। ये 22,000 रुपये हमें एकत्रित करना होंगे 5 वर्षों बाद। अब हमें 1 वर्ष का ह्रास पता करना है कि प्रत्येक वर्ष ह्रास कितना लगाना होगा, तो प्रत्येक वर्ष का ह्रास अपन यहाँ पर पता कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन पर ईयर, तो यहाँ अपन डेप्रिसिएशन पर ईयर पर यहाँ पर लिख रहे हैं, बराबर लगाएंगे अपन। इसका छोटा सा फॉर्मूला हम आप बता रहे हैं, आप ये फॉर्मूले ध्यान से देख लेना, ताकि आपको भी बाद में कभी किसी संपत्ति की दर, ह्रास किस दर से लगाना है या ह्रास की राशि क्या होगी, ये सब पता करना हो तो आप पता कर सकेंगे। बराबर लगाएंगे अपन और टोटल डेप्रिसिएशन पर क्लिक करेंगे, भाग देंगे अपन गारंटी या फिर वारंटी से। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे पर ईयर आपका जो इसमें डेप्रिसिएशन लगाया जाना है वो आपको पता लग जाएगा। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि पर ईयर ह्रास कितना लगना है। अब अगली बात है आपका ह्रास की राशि आप पता लग चुकी है, अब दर पता करना है कि कितने प्रतिशत की दर से
इस संपत्ति पर ह्रास लगाया जाना चाहिए। अपन ह्रास की दर पता कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं। इसमें अपन लिख लेते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ अपन ने लिख लिया है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अपन थोड़ा इसको एडजस्ट कर रहे हैं ऊपर नीचे कर ताकि आपको एक बार में एक साथ स्क्रीन पूरी दिख पाएगी। अब यहाँ अपन लिखेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, बराबर लगाएंगे अपन। बराबर लगाने के बाद आपको यहाँ पर 100 लिखना है, भाग देना है गारंटी वारंटी से और एंटर दबाना है। तो आपकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगी, मतलब कि 20% की दर से आपको ह्रास इसमें लगाना होगा। अब यदि आप इस 22,000 रुपये का 20% निकालेंगे तो वो भी 44,000 रुपये ही 4400 रुपये ही आएगा। आप निकाल कर इसमें देख सकते हैं। अब आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज का साइन भी आ जाए, तो फिर उसके लिए आपको सबसे पहले इस सेल पर क्लिक करने के बाद परसेंटेज पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर परसेंटेज जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद अब आपको बराबर लगाना है, और अब चूंकि आपने परसेंटेज को सिलेक्ट कर लिया है, परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक 100 में, तो यहाँ पर आपको अब 100 नहीं लिखना पड़ेगा। अब आप यहाँ 1 लिखेंगे, केवल 1 अपॉन गारंटी वारंटी क्या है उस पर क्लिक कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो आपकी दर निकल कर आ जाएगी। इस तरह से आप पता कर सकते हैं किसी भी संपत्ति पर ह्रास की दर क्या होगी। ये इस तरह का एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप किसी भी संपत्ति पर ह्रास की दर का पता कर सकते हैं। सर ओनली 1 लगाएंगे? हाँ, अगर जैसे आप देखो, हम फिर से इसको हटा देते हैं। 1 कब लगाएंगे आप? 1 तब लगाएंगे, ओनली 1 तब लिखेंगे आप जब आपने यहाँ परसेंटेज को सिलेक्ट कर लिया होगा। परसेंटेज सिलेक्ट कर लेने से इस सेल के लिए परसेंटेज का फॉर्मूला एक्टिवेट हो चुका होता है। परसेंटेज मतलब होता है प्रत्येक 100 में, तो 100 तो पहले से ही उसमें हो गया है, तो आपको बराबर लगाना है और सिर्फ 1 लिखना है, क्योंकि 1 ओके इंटू 100 मतलब 100 हो जाएगा। अपॉन जी। भाग देंगे आप गारंटी वारंटी से और एंटर दबाते ही आपकी दर निकल कर आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि आप 22,000 रुपये का अगर 20% निकालेंगे तो वो भी 4400 ही आएगा। हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। देखो, बराबर लगाएंगे अपन, 22,000 पे क्लिक करेंगे, इनटू दर और एंटर, आ गया 4400 रुपये इस तरह से। और ये अपन ना पहले भी 4400 ही आया था। इससे आप क्लियर हो जाता है कि इसका जो दर है वो वास्तव में 20% की दर से ह्रास लगाया जा रहा है। 20% की दर से हम ह्रास लगाएंगे, 5 वर्षों में हमारे पास पूरी राशि एकत्रित हो जाएगी और हम नई संपत्ति आसानी से खरीद पाएंगे। तो ह्रास निकालना आज अपन ने सीखा है। इसकी एंट्री कैसे करते हैं उसके लिए टैली ओपन कर लेते हैं अपन, और यहाँ पर अपन वाउचर एंट्री में जाते हैं। आपको हमेशा ह्रास की एंट्री जनरल में करना है। बाय में आप लिखा करेंगे डेप्रिसिएशन और 2 में लिख दिया करेंगे संपत्ति का नाम। यहाँ में लेज़र बनाना पड़ेगा, अल्टर सी शॉर्टकट है लेज़र बनाने के लिए। अपन यहाँ लेज़र बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम इसको भेजेंगे, अंडर में आप सिलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर दबा देंगे। अब जो भी डेप्रिसिएशन लग रहा है, जैसे उस पर आपने देखा था 4400 रुपये लगा था, इस तरह से आप लिखेंगे और 2 में संपत्ति का नाम, किस संपत्ति पर ह्रास लगा है। अगर अपने पास कोई संपत्ति है तो फिर अपन उस संपत्ति का यहाँ पर नाम लिखेंगे, जो भी संपत्ति है। जैसे अपन ने पिछली क्लास में एक कैनन का एक प्रिंटर लिया था, माना कि उसी पर ह्रास लगा देते हैं, तो उस पर अपन ने यहाँ पर ह्रास की एंट्री कर दी है। एंटर प्रेस करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से आप ह्रास की एंट्री कर सकते हैं। ह्रास की एंट्री सर एक करने बार के लिए लेजर हाँ हाँ बताओ। सर एक बार लेजर बता दीजिए प्लीज।
लेज़र को बनाने के लिए आपको अल्टर सी प्रेस करना होता है। अल्टर सी प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर नेम के सामने लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, और उसे अंडर में आप भेजेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेम में लिखेंगे ओके आप डेप्रिसिएशन अकाउंट, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस तरह से आप लेजर तैयार कर सकते हैं, और इंटर प्रेस ओके सर। करते जाना तो लेजर आपका बन जाएगा। ओके। ठीक है, ये सबको समझ में आया? यस किस सर। किसी को नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। सबको आ गया? यस सर, आ गया। यस ठीक है, सर। ठीक है, वेरी गुड। तो आओ अपन इससे आगे अगली क्लास में समझेंगे कल। तो आप सभी जो क्लास में लेट ज्वाइन हुए होंगे उनके लिए हम ये वीडियो अपलोड कर देंगे और इसकी लिंक आपको भेज देंगे। तो आप उस लिंक के द्वारा आज की क्लास को देख सकते हैं। इस पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग भी हमने कर ली है। तो बाकी बच्चे अगली क्लास से फिर टाइम पर ज्वाइन हो जाया करना। हम स्टेटस पर लगा लेते हैं, और आज हम आपको स्टेटस पर अभी से लगा देंगे कि कौन सी क्लास परसों से कितने बजे लगा करेगी। तो हम परसों का टाइम आपको आज से ही बता देंगे, ताकि आपको क्लास ज्वाइन करने में कोई दिक्कत ना आए। हम सभी क्लास का आपको टाइम टेबल स्टेटस पे आज लगा देंगे, उसको आप देख लेना। ठीक है, बेसिक का भी लगा देंगे, बेसिक, टैली, एक्सेल, डेटा एंट्री वर्क, इन सब का हम क्लास का टाइम टेबल बनाकर आपको आज स्टेटस पे लगा देंगे। तो उसी अकॉर्डिंग आप ओके क्लास ले सर। लिया करना। कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं, है ना? ठीक है बच्चों, आगे अपन कल पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग। सर थैंक यू। गुड वेलकम। मॉर्निंग सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, वेलकम।